नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी के अंतर्गत समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा वाले सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक संगठन पर। जी हाँ दोस्तों, आपके ही सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 17 आज लेकर के आ चुके हैं। अर्थात ये कि इससे पहले 16 लेक्चरों पर हम डिस्कस कर चुके हैं और अच्छी बात यह है कि आज से हम यूनिट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक संगठन वाले टॉपिक के साथ ही। क्लियर है ना? तो आइए बढ़ते हैं आगे। और जो भी निरंतर जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, उनके अलावा जो नए छात्र हैं जो पहली बार सेशन पर आए हैं, उनको बता दूं कि आपको एक बार प्लेलिस्ट इसी चैनल की, इसी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि आपकी आवश्यकता कि आपको सभी सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिटेल में पढ़ाए गए हैं सभी के सभी। और साथ ही साथ में उनके नोट्स भी आप उन्हीं वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी स्टडी में कहीं पर भी कोई रुकावट ना आए। सभी सेशन जो ना चैप्टर वाइज हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट के सभी सेशन पूरे डिटेल में और चैप्टर वाइज हुए हैं। बस थोड़ी सी कंडीशन ये हो जाती है मेरे इस प्लेटफॉर्म पर कि आप लोगों को थोड़ा सा ना समय निकाल करके आना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ाया ना सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है। शॉर्ट में नहीं मिलेगा, 10-15 मिनट वाले वीडियो नहीं मिलेंगे, यहाँ पर कंप्लीट क्लासेस मिलती है। ठीक है ना? तो यदि आपके पास समय है पढ़ने के लिए तो बिल्कुल आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर के और निःशुल्क रूप से बिना कोई फीस दिए नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं सभी टॉपिकों के लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी अभी तक कवर हो चुकी है, सेकेंड यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना? सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम थर्ड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा सिलेबस है आप लोगों का, देख लीजिएगा, एक बार मैच कर लीजिएगा अपने अपने सिलेबस से, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो टेबल ऑफ कंटेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक संगठन की अवधारणा पर। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? तो टेबल ऑफ कंटेंट मतलब इस पेज में हम देखने वाले हैं कि इस पूरे लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिकों पर जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक संगठन की अवधारणा पर। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है, इसका मतलब क्या होता है। तीसरे बिंदु बात करेंगे, इसकी कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर डिस्कस करेंगे। और पॉइंट नंबर 4 में हम सामाजिक संगठन की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से ये चार पॉइंटों के माध्यम से हम आज का टॉपिक कवर करने वाले। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लासेस आज की क्लास से संबंधित एक प्रश्न है। इसको जब पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे तो इसको एक बार रिवीजन लगाने से पहले इसको जरूर देखिएगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को याद दिला दूं, कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं और कुछ नए स्टूडेंट भी होते हैं। तो देखिए, जो लेक्चर में ले रहा हूं ना, इसकी जो नोट्स होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा और हर लेक्चर की करवा देता हूं। तो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर नोट्स की लिंक मिलेगी, उसे डाउनलोड कर लीजिए। लेक्चर देखने के तुरंत बाद में आपको उस नोट्स से एक बार रिवीजन लगाना है और फिर एग्जाम तक आप रिलीज हो जाएंगे, पूरी तरह से आप माइंड फ्री हो जाएंगे। सिर्फ एग्जाम के 1 दिन या 2 दिन पहले आप फिर से सभी नोट्स को एक साथ लेना और रिवीजन लगाना। मैं गारंटी देता हूं कि इस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत बन जाएगी। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं सेशन अपना। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक संगठन की अवधारणा की, कि इसका सामाजिक संगठन की अवधारणा क्या है। क्लियर? तो समाज जो है, ध्यान सुनते चलिएगा, सुनते सुनते ही आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में लेकर के आया हूं मैं। देखिए, समाज जो होती है ना, ये कोई एक अखंड व्यवस्था नहीं है। अखंड व्यवस्था नहीं। अखंड व्यवस्था का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसी व्यवस्था जिसे चाहकर भी हम तोड़ ना सके, है ना? कोई ऐसी अखंड व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये कुछ छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के बनी होती है। सोसाइटी का जो निर्माण हुआ है वो कई एलिमेंट और यूनिट्स के मिलने से हुआ है। और जो ये एलिमेंट अर्थात की जो इकाइयां हैं, ये इकाइयां नियमित और क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे से मिलती है और इनके एक दूसरे से मिलने पर ही जो है संगठन का निर्माण होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं संगठन की। सामाजिक संगठन कहें, संगठन कहें, क्योंकि संगठन कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जो समाज में जो संगठन बनता है उसको हम सामाजिक संगठन कहते हैं। ठीक है? संगठन तो हर चीज में पाया जाता है, सभी भौतिक वस्तुओं में संगठन पाया जाता है। ठीक है ना? तो कहने का सिंपल सा अर्थ यह है कि समाज जो है एक अखंड व्यवस्था ना होते हुए कई तत्वों या इकाइयों से मिलकर के बनी होती है और ये सभी इकाइयां नियमित रूप से एक दूसरे से मिलकर के एक संगठन का निर्माण करती है।
और इन इकाइयों के बीच में, जिन इकाइयों से संगठन का निर्माण होता है, इन सभी इकाइयों के बीच में एक विशेष संबंध पाया जाता है और उस संबंध का नाम है प्रकार्यात्मक संबंध। कौन सा दोस्तों? प्रकार्यात्मक संबंध, अर्थात कि फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप क्या मतलब होता है प्रकार्यात्मक संबंध का? तो प्रकार्यात्मक संबंध का मतलब यह होता है कि इस प्रकार के संगठन में जितनी भी इकाइयां हैं वो सभी एक दूसरे पर निर्भर होकर के और समान रूप से अपनी भूमिकाएं निभाए। बस समझ आई? ऐसा नहीं है कि संगठन में कुछ इकाइयां काम ही नहीं कर रही और कुछ इकाइयों के दम पर ही पूरा संगठन चले जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संगठन में जितनी भी इकाइयां होती है, इन सभी इकाइयों के मध्य में एक प्रकार्यात्मक प्रकार का संबंध पाया जाता है, फंक्शनल रिलेशनशिप पाई जाती है। इन इकाइयों ये सभी इकाइयां कार्यों के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होती है। All units are related to each other on the basis of functions, its functions। क्लियर है? तो अब हम जब बात करते हैं कि जब सभी इकाइयां, सभी एलिमेंट आपस में मिलकर के और फंक्शनल रिलेशनशिप के साथ मिलकर के जब ये एक संगठन का निर्माण करते हैं, तो उस संगठन कितना महत्वपूर्ण होता है उस सोसाइटी के लिए, उस समाज के लिए, आइए जरा जानने का प्रयास करते हैं। तो संगठन के अभाव में कोई भी समाज ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता। बताइए मुझे कोई ऐसा समाज जिसमें, जो समाज बिना संगठन के चल रही हो और प्रॉपर तरीके से चल रही हो, है ना? तो ये बात ये तो परम सत्य है कि बिना संगठन के कोई भी समाज ठीक प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकती, वो अपना विकास नहीं कर सकती। क्योंकि संगठन जो है ना, एक सापेक्ष धारणा होती है। संगठन एक सापेक्ष धारणा होती है। मतलब क्या हुआ कि समाज में ना तो कुछ पूर्ण संगठन की स्थिति पाई जाती है और ना ही पूर्ण विघटन की स्थिति पाई जाती है। सापेक्ष धारणा का मतलब ही होता है निर्भरता, अनिश्चित स्थिति। कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि जिस संगठन का निर्माण समाज की विभिन्न इकाइयां मिलकर के कर रही हो, वो संगठन भी सापेक्ष संगठन होता है। जिस तरह से समाज अखंड नहीं होती, उसी प्रकार से संगठन भी सापेक्ष नहीं होता। माफ कीजिएगा, संगठन भी जो है एक प्रकार से स्थायी नहीं हो सकता। ये मान लीजिए स्थायी नहीं होगा, ठीक है? वो भी, उसमें भी सापेक्ष धारणा पाई जाएगी। सापेक्ष का मतलब समाज के संगठन न तो पूरी तरह से संगठित होगा और ना पूरी तरह से विघटित होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इकाइयां हैं, भले ही उनमें प्रकार्यात्मक प्रकार का संबंध पाया जाता हो, लेकिन फिर भी वो इकाइयां अलग अलग है और अलग अलग इकाइयां होने के कारण उनकी रुचि में भी परिवर्तन आता रहता है। हालांकि इसके कई सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण से समाज का संगठन अनिश्चित होता है, अर्थात कि सापेक्ष होता है। कई सारे कारण हैं, फिलहाल हम कारणों पे बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम सिर्फ संगठन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि संगठन और संगठन से ही समाज में एक सापेक्ष धारणा आती है। और जो समाज होता है दोस्तों, समाज में एक संगठन के माध्यम से ही मजबूती आती है। और सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो कोई भी समाज बिना संगठन के अपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। यदि समाज को विकसित होना है, समाज को विकास करना है, तो उसमें संगठन, जो समाज में बेहतर प्लेटफॉर्म होना चाहिए संगठन के, या संगठन जो है मजबूत होना चाहिए, तभी कहीं जाकर के वो समाज संगठित होकर के और अपना विकास कर पाएगा। ठीक है ना? चलिए अब हम इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अब हम बात करेंगे सामाजिक संगठन के अर्थ की। तो इसकी अवधारणा अर्थात कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद में सामाजिक संगठन का अर्थ समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। बस फटाफट अब आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि सामाजिक संगठन को अगर हम समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें संगठन को समझना होगा, जो कि अवधारणा के माध्यम से लगभग हम समझ चुके हैं। ठीक है, सामाजिक संगठन को यदि जानना चाहते हैं तो उससे पहले हमें संगठन अर्थात की ऑर्गेनाइजेशन वाले शब्द को बेहतर तरीके से समझना होगा। तो आइए थोड़ी सी चर्चा इस पर और कर लेते हैं। जो हमने संगठन अभी कॉन्सेप्ट में बात की है ना, अवधारणा में, वही चर्चा फिर से करने वाले। देखिए, संगठन से आशय ऐसी संरचना से है जिसमें विभिन्न निर्माणक इकाइयां प्रकार्यात्मक संबंध के आधार पर इस प्रकार सुव्यवस्थित हो कि उनसे मिलकर के एक विशिष्ट रचना निर्मित हो, तो इसे संगठन कहते हैं। अब इसमें और अवधारणा वाले पॉइंट में क्या मतलब, क्या डिफरेंस है, तो ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो स्पष्ट हो पा रहा होगा कि जब हम सामाजिक संगठन की अवधारणा वाला जो पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे,
तो वहां पर हमने देखा तो अर्थ तो यहां पर और उसका सेम ही है, संगठन का अर्थ सेम है, लेकिन थोड़ा शब्दों में चेंज आया है। अवधारणा वाले पॉइंट में जितने सिंपल वर्ड हो सकते हो उतना यूज करने का प्रयास करें। उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो भाषा है, भाषा का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाना चाहिए। उन्हीं शब्दों को अवधारणा वाले पॉइंट में जिस शब्दों को, जिस विचार को हमने समझा था संगठन के, उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा करके अब ये वाले वर्ड है, तो इसके साथ में जब आप अच्छे से स्टडी करोगे ना तो आपको एक एक बात पूरी अच्छे से क्लियर हो पाएगी, और इस तरह के वर्ड के साथ में आप आंसर राइटिंग करोगे तो नंबर भी अच्छे प्राप्त कर पाओगे। क्या कहा गया है कि संगठन एक ऐसी संरचना है जिसमें कई सारी इकाइयां मिलकर के, और किस आधार पर मिल रही है, प्रकारात्मक संबंध के आधार पर, और एक सुव्यवस्थित तरीके से मिल रही है, जिससे क्या हो रहा है, एक संगठन का निर्माण हो रहा है। अब बात करें सामाजिक संगठन की, तो जैसे संगठन, अब चूंकि मैंने अभी बताया था आपको कि संगठन तो कहीं पर भी हो सकता है, प्रत्येक भौतिक वस्तु, अगर मेरे हाथ में अगर ये पेन भी है तो पेन भी जो है कुछ एलिमेंट्स के मिलने के बाद ही संगठित होकर के बना है ये, तो हर एक भौतिक वस्तु एक संगठन कहला सकती है। लेकिन हम चूंकि सामाजिक संगठन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो सामाजिक संगठन दैट मीन्स कि समाज के अंदर जो संगठन बनेगा, वो समाज के अंदर जब संगठन बनेगा तो वहां पर भी बहुत सारी इकाइयां, यूनिट्स, एलिमेंट मिलकर के वो संगठन बनाएगी। तो समाज के वो एलिमेंट अर्थात कि वो इकाइयां कौन सी होगी, ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो सामाजिक संगठन के अंतर्गत समाज की जो इकाइयां होंगी वो होंगी परिवार, विभिन्न प्रकार के समूह, गांव, नगर, विवाह संस्थाएं, आर्थिक हो, सामाजिक हो, विभिन्न प्रकार की जितनी भी संस्थाएं होती है समाज में, वो सब के सब उस संगठन की इकाइयां होंगी, और इन्हीं इकाइयों के प्रॉपर तरीके से संबंधित होने से सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। क्लियर हुआ है क्या? चलिए आगे बढ़ते। तो शरीर में एक एग्जाम्पल अगर लें तो शरीर के संगठन, हम शरीर की बात कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पेन की एग्जाम्पल लिया था, एक शरीर की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ये जो ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है, तो बॉडी में जो है संगठन उसी समय तक बना रहेगा, मतलब शरीर जो है ना, बॉडी तब तक ही बनी रहेगी जब तक कि उसके सभी अंग एक दूसरे से सुसंबद्ध तरीके से जुड़े रहेंगे। और यदि ये शरीर के जितने अंग है अगर ये अलग अलग हो जाए तो बताइए क्या शरीर का संगठन बना रहेगा या बिखर जाएगा? तो बिखर जाएगा। यदि चाहते हैं हम कि शरीर का संगठन प्रॉपर तरीके से बना रहे, तो आवश्यक है कि शरीर की जितनी इकाइयां हैं, हाथ, पैर, नाक, जितने भी अंग है शरीर के, वो सब प्रॉपर स्थान पर, अपने अपने स्थान पर और प्रॉपर तरीके से शरीर से लगे रहे, तभी कहीं जाकर के एक शरीर नामक संगठन का निर्माण होगा, ठीक है ना, और बना रहेगा। तो इसी प्रकार से समाज, ये सारी बातें समाज पर भी लागू होती है, समाज के संगठन पर भी लागू होती है। क्लियर हुआ? आई थिंक ये सामाजिक संगठन का अर्थ पूरी तरह से अब तक आप समझ चुके हैं। चलिए आइए अब थोड़ी सी दो विद्वानों की विशेष रूप से हम परिभाषा देखने वाले हैं। दो विद्वानों की परिभाषा, एक है ऑकबर्न और निमकोक साहब की। इन्होंने कहा है कि एक संगठन विभिन्न अंगों जिनके अपने अपने विविध कार्य हैं की एक संबद्धता है। किसी कार्य को कराने का यह एक प्रभावपूर्ण सामूहिक तरीका या साधन है। जो हमने अभी तक आसान शब्दों में समझा है, ये शब्द उसी की व्याख्या कर रहे हैं। एक सामाजिक संगठन विभिन्न अंगों से मिलकर के बना है, और ये है ना विशेष रूप से संबंधित है, और सामूहिक रूप से कार्य कराने का ये एक विशेष तरीका है। इसमें सभी इकाइयां एक साथ मिलकर के एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। दूसरी परिभाषा है जेनसेन साहब की। इन्होंने कहा है कि सामाजिक संगठन उन सब प्रक्रियाओं से मिलकर के बना होता है जो सामूहिक जीवन का निर्माण करती है और उसे संकट और संघर्ष की स्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाती है। ठीक है, तो ये दो परिभाषा है, शब्दों में भी आसान है, अर्थ भी आप इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। तो ये दो परिभाषा थोड़ी सी सहेज के रखिएगा अपने बुद्धि में, अपने मस्तिष्क में। आइए अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक संगठन की विशेषताओं के बारे में। पॉइंट नंबर 4 होना चाहिए, वैसे ये पॉइंट नंबर 4 होगा ये, ठीक है, सामाजिक संगठन की विशेषताएं। तो इसमें भी हम सिर्फ 5 पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, इसके साथ सेशन कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सेशन होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। नियम, पहली विशेषता क्या है सामाजिक संगठन की?
नियमबद्धता, अब विशेष रूप से हम संगठन नहीं बल्कि सामाजिक संगठन की चर्चा कर रहे हैं, तो सामाजिक संगठन की ही विशेषताओं को देखने वाले हैं। ठीक है, नियमबद्धता एवं क्रमबद्धता, रेगुलरिटी एंड ऑर्डर लाइन्स। तो सामाजिक संगठन की समस्त इकाइयों का नियमबद्ध और क्रमबद्धता से जुड़ा होना बहुत आवश्यक होगा। क्यों? जैसा भी हमने शरीर के माध्यम से अभी एग्जाम्पल लिया था कि यदि हम चाहते हैं कि शरीर नामक संगठन प्रॉपर तरीके से बना रहे तो आवश्यक होगा कि शरीर के सभी अंग अर्थात की इकाइयां प्रॉपर स्थान पे, अपने अपने स्थान पर और सुसंबद्ध तरीके से जुड़ी रहे। उसी तरह से यदि नियमबद्धता होगी और क्रमबद्धता होगी, नियमबद्धता मतलब हर एक प्रॉपर तरीके से, क्रमबद्धता मतलब अपने अपने स्थान पर। ठीक है, हाथ के स्थान पर हाथ, पैर के स्थान पर पैर, तो हर एक इकाई अपने अपने स्थान पर अगर जुड़ी होगी तभी वो संगठन प्रॉपर तरीके से बना रह सकता है, अदरवाइज नहीं। अगली विशेषता के रूप में बात करें तो प्रकार्यात्मक संबंध, जो कि सामाजिक संगठन की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। प्रकार्यात्मक संबंध, फंक्शनल रिलेशनशिप। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकार्यात्मक संबंध का मतलब क्या हुआ कि समाज की जितनी भी इकाइयां हैं वो दूसरी हर सभी इकाइयां परस्पर रूप से एक दूसरे से संबंधित होती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। ठीक है, समान रूप से वो एक अपने कार्य की भूमिका निभाती है, उस संगठन में भूमिका निभाती है समान रूप से। सामाजिक संगठन की निर्माणात्मक जो इकाइयां होती है इनके बीच में एक प्रकार्यात्मक संबंध का होना पाया जाता है बेसिकली, और होना परम आवश्यक है। ये एक सूत्र में इनको बांध के रखता है, इस संगठन को एक सूत्र में बांधकर रखने के लिए परम आवश्यक है प्रकार्यात्मक संबंध सभी इकाइयों के बीच में। तीसरा बिंदु है सहयोग। बिना सहयोग के क्या आप कल्पना भी कर सकते हो किसी भी संगठन की? संभव नहीं है। सामाजिक संगठन की निर्माणात्मक इकाइयों में ऐसा क्रमबद्ध सहयोग पाया जाता है जिसके फलस्वरूप कोई निश्चित प्रतिमान प्रकट होता है, मतलब किसी निश्चित संरचना का निर्माण होता है, जैसे कि सामाजिक संगठन। ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट है अनेकता में एकता। ये शब्द क्यों यूज किया गया भाई? अनेकता में एकता इसलिए कि एक संगठन में जो इकाइयां मिलकर के एक संगठन का निर्माण कर रही है, क्या बताइए क्या वो सारी इकाइयां एक जैसी है, समान है? भले ही वो समान भूमिका निभा रही हो कार्य को लेकर के, अपने उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर के, लेकिन क्या बताइए वो सभी इकाइयां एक समान है? बिल्कुल नहीं होगी, सभी इकाइयां अलग अलग होगी। लेकिन फिर भी अलग अलग होने के बावजूद वो संगठन में परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं और संगठन का एक उद्देश्य है, एक संगठन का एक उद्देश्य होगा और उस एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सारी इकाइयां एक साथ मिलकर कार्य कर रही है। जैसे अगर समाज में कोई संगठन बनता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो उस संगठन में जितने भी सदस्य होंगे उन सबका एक ही उद्देश्य होगा, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करना। और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी लोग मिलकर के समान रूप से सहयोग करेंगे। तो अलग अलग व्यक्ति होने के बावजूद समान रूप से कार्य करने की भूमिका ही यहां पर अनेकता में एकता दिखाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट जरा देखते हैं, पूर्व निश्चित स्थिति। पूर्व निश्चित स्थिति भाई, हाथ कहां पर आना चाहिए पहले से निश्चित है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई सा भी अंग होगा तो पूर्व निश्चित होता है। जब कोई एक न्यू बॉर्न, कोई भी नया बेबी जब जन्म लेता है तो क्या आप गेस करते हो क्या नया बेबी जन्म लेगा तो हो सकता नाक के स्थान पर उसका कान आ जाए? ऐसा कुछ होगा? नहीं ना, क्योंकि उसके सभी अंग पूर्व निर्धारित होते, सभी अंग पूर्व निर्धारित होते। वही स्थिति सामाजिक संगठन में भी यही स्थिति होगी। समाज के जितनी भी इकाइयां हैं, हर एक इकाई का अपना अपना स्थान है, अपना अपना कार्य होता है। कोई दूसरी इकाई किसी अन्य इकाई का कार्य नहीं करेगी, और अगर ऐसा होने लगा तो समाज की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगा पूरा सिस्टम। ठीक है, तो सामाजिक संगठन की निर्माण इकाइयों में से प्रत्येक की एक पूर्व निश्चित स्थिति होती है जिसके अनुरूप वह अपना अपना नियत कार्य करती रहती है। अगर कोई आर्थिक संस्था है तो वो आर्थिक क्षेत्र में ही कार्य करेगी ना। सामाजिक संस्था है
धार्मिक संस्था है तो सभी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेगी, परिवार है तो परिवार अपनी भूमिका निभाएगा, सभी प्रकार की संस्थाएं अपना अपना कार्य करेगी, किसी और का कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगले सेशन में, मतलब कल वाले सेशन में, हम डिस्कस करेंगे सामाजिक व्यवस्था पर, सोशल सिस्टम क्या होता है। लेक्चर नंबर 18 में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जो नए छात्र हैं, जो पहली बार अगर देख रहे हैं, जिनको सेशन के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, तो उनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। दोस्तों, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, नीचे टेलीग्राम ग्रुप नंबर दिया गया है। ये दो विशेष है इस पेज में। व्हाट्सएप नंबर, यदि कोई डाउट है आपका, यदि आपको कोई लिंक चाहिए किसी सब्जेक्ट की या ऑल सब्जेक्ट की लिंक चाहिए, चाहे आप किसी भी ईयर में हो, किसी भी स्टेट से हो, कोई मायने नहीं रखता है, बस आप हिंदी और इंग्लिश दो में से एक मीडियम में होने चाहिए। इसके अलावा कोई डाउट हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पर ग्रुप है, जिसे यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको हमारे लेक्चरों की सभी लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। और हाँ, जाने से पहले फिर से मैं आपको याद दिला दूं, बेसिकली मैं भूल जाता हूँ, बोलता नहीं हूँ हर सेशन में, लेकिन जब याद आ जाता है तो बोल भी देता हूँ। उसमें कोई कसम तो खाई नहीं कि बोलेंगे नहीं, ठीक है ना? अगर हेल्पफुल लग रहा है आपको, सेशन अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि यार मेरे सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो लाइक में कर दिया करें यार, ठीक है ना? और यदि आप तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का तो मैंने ये बटन चिपका ही रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है? तो सब्सक्राइब का बटन भी आपके लिए लगा दिया गया है। बोल नहीं पाता हूं, दरअसल मैं भूल जाता हूं थोड़े पढ़ाने के चक्कर में। सब लोग बोलते हैं सर आप बोलते क्यों नहीं सब्सक्राइब के लिए या शेयर करने के, लाइक करने के लिए, तो जब याद आता तो बोल देते, बट ये कोई मेरा उद्देश्य नहीं है बोलना, बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाए, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।